Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Pair. In this video we will learn about chapter number 15 part 2, allocation of fixed and variable production overhead cost to the cost of inventory. इनके cost of inventory को जो आपने value जो cost आपने allocate करनी है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने वैल्यू करनी है allocation of fixed production overhead to the cost of inventory is based on the नॉर्मल कैपेसिटी। ये आपने एमसीक्यू से याद रखना है, किस पे बेस होनी चाहिए, नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। नॉर्मल कैपेसिटी द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड ऑन एवरेज। ठीक है, ये क्या होती है, एक एवरेज होती है। द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूज्ड। हाँ, यूज़ हमने कौन सी करनी होती है, एलोकेट वैल्यू कौन सी करनी होती है, नॉर्मल, लेकिन एक्चुअल लेवल भी ले सकते हैं। कब? जब ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कैपेसिटी की हो। अगर एक्चुअल लेवल जो है वो भी नॉर्मल के बराबर है तो फिर ले सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ इन्वेंटरी इज नॉट इंक्रीज्ड एज कंसिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और आइडल प्लांट, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई ना हो इन पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वैल्यू होती है। द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है जब आप एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन लेते हो। इन्वेंट्री नॉट मैयर्ड अबव कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा मैयर नहीं करनी चाहिए इन्वेंट्री की, यानी कि नॉर्मल वैल्यू लेनी चाहिए। पहले भी हमने कहा था, प्रूडेंट रूल पढ़ा था हमने कि प्रूडेंट व्यू क्या कहता है कि जो आप वैल्यू साइन करो वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल प्रोडक्शन को ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज़ ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब नीचे क्वेश्चन है, फिर से आप पता चलता है आपको ये नॉर्मल या एक्चुअल का क्या मतलब है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जमील बशीर लिमिटेड इज इंगेज मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड to the reporting period ending on December 31st 20x9। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना 2 लाख, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 200 पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 800 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹300 पर यूनिट। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज 20,000 यूनिट पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 5,000 units. There will be nil balance in an inventory on opening date. Company sold 4,000 यूनिट। बनाए उसने कितने थे, 5,000 यूनिट थे मैन्युफैक्चर किए, और सोल्ड कितने कर दिए उसने, 4,000 यूनिट। तो बाकी अब उसके पास कितने इन्वेंट्री रह गई है, यानी कि जितनी चीज़ें बनाई हैं वो उसके बाद जो सेल हो जाए ना, बाकी जो बचते हैं वो हमारी इन्वेंट्री होती हैं। अब उतनी इन्वेंट्री के ऊपर से हमने क्या करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। दो तरह से निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से, एक निकालेंगे इन्वेंट्री पर यूनिट के लिहाज से। पहले देखिए मटीरियल लिखा हुआ है, तो मटेरियल कितना है, 800 का था, वो 800 ऊपर भी आ गया, एट अ टाइम दोनों बनाएंगे, 800 ऊपर भी आ गया और 800 नीचे भी आ गया। उसके बाद क्या लेबर है, लेबर कितने का, 300 का, ये 300 का लेबर ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितने का, 200 यूनिट है, वो ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। अब आगे सिर्फ फ़र्क ये पढ़ना है कि अभी पहले हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 20,000 यूनिट पर एनम, नॉर्मल कैपेसिटी। और दूसरी कौन सी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ऊपर वाले पे लगाएंगे और नॉर्मल नीचे वाले पे लगाएंगे। फिक्स प्रोडक्शन कितने की है, 2 लाख की, और यूनिट कितने हैं, 20,000। 2 लाख और 20,000 से क्या 2 लाख टोटल है, और यूनिट बनाए मैन्युफैक्चर कितने की हैं, 5,000। 2 लाख और 5,000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 400, वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन नीचे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिक्स प्रोडक्शन के अंदर क्या करना है, 2 लाख को किससे डिवाइड करना है, 20,000 से, जो यूनिट को प्रोड्यूस करते कि नॉर्मल कैपेसिटी वाले। नॉर्मल कैपेसिटी वाले कितने हैं, 20,000 से उसको डिवाइड करेंगे, वो कितना आ गया, 100। अब देखो जब हमने वो प्रोडक्शन वाले लिए थे वो कितने थे, 5,000, और जब हमने नॉर्मल कैपेसिटी वाले लिए हैं तो फिर कितना आया, 100 आया। तो इसका टोटल 1,700, इसका 1,400। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमारी कितनी थी, 1,000। अब ये सवाल होता था कि दोनों में से कौन से यूनिट हमने लेने हैं, तो आपको पहले भी बताया था जो हमेशा लेसर होते हैं वही आपने लेने थे। वैसे भी नॉर्मली कौन से आपने लेने होते हैं, जो नॉर्मल वाले होते हैं। तो नॉर्मल वाले कितने, 1,400, 1000 यूनिट से उसको 1,400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,40,000। उसके बाद
नीचे प्रूडेंट व्यू आपको बताया था। प्रूडेंट व्यू क्या होता है, वैल्यू गिवन टू इन्वेंट्री शुड नॉट बी हायर माइट नॉट बी रिकवर, यानी कि इतनी हाई नहीं लेनी कि बाद में आप उसको रिकवर ही ना कर सको। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड, इफ द इंटायर इन्वेंट्री रिप्रेजेंट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइएबल यूनिट देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी डिटरमाइंड थ्रू द स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, यानी कि एक दूसरे की हर चीज़ अलग-अलग एक दूसरे से, कोई किसी के मुतबादल नहीं आ सकती, सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जितनी भी हम परचेज़ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड पर यूनिट प्राइस के लिहाज से, क्योंकि इंडिविजुअली हर चीज़ डिफरेंट है। लेकिन इन्वेंट्री अगर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल मैंने बताया था अगर पिछली वीडियो के अंदर भी, अगर हम अगर एक स्कूल के लिए डेस्क ले रहे हैं 1000 और उसके बाद 2000 पड़े हुए हैं, तो जितने भी डेस्क पड़े हुए हैं ना सारे एक ही जैसे हैं, कोई हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी कि कौन सा लें कौन सा ना लें। उसे कहते हैं म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। अगर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल चीज़ हो तो फिर हमने कौन से दो मेथड यूज़ करने होते हैं, एक है फाइफो, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। फाइफो का मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये कहता है मेड फॉर कॉस्टिंग अ पर्पस और फॉर द फर्स्ट आइटम इन्वेंट्री। जो पहली इन्वेंट्री हमने रिसीव या परचेज की होगी ना, उसे क्या करेंगे, पहले सोल्ड या इशू करेंगे। द क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्राइजेज द आइटम परचेज मोस्ट रिसेंटली, जो सबसे रिसेंटली खरीदी होगी उसको पहले क्लोजिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, जितनी आपने टोटल कॉस्ट, जितनी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड किससे कर देना होता है, टोटल यूनिट से। तो आपके पास क्या निकलाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलाती है। ठीक है, जितने भी आप एडिशनल परचेज की जाओगे उनको ऐसे की जाना है। अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे क्वेश्चन में क्या है, परचेजेस कितने की हैं, 5 यूनिट परचेज की हैं, 5 यूनिट्स पर रुपीज़ 4 पर यूनिट, एक यूनिट की कीमत कितनी है 4। 5 यूनिट्स जो खरीदते हैं वो ₹5 के, और 5 जो यूनिट खरीदते हैं वो 5.50 पर यूनिट के। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बच कितने के हैं एंड पे, 8 यूनिट्स। तो इसका मतलब जितने के हमने बेचे हैं ना उन पे हमने हिसाब लगाना है। पहले फाइफो मैंने क्या कहा था, जो पहले खरीदे हैं उन पे पहले वाला रेट लगाना है। टोटल कितने हमारे 5, 10, 15 यूनिट्स थे हमारे पास, उनमें से बाकी हमारे पास कितने बच गए हमें 8। तो इसका मतलब है हमने बेचे कितने हैं, 7 यूनिट बेचे हैं। तो 7 के ऊपर से हम 8 यूनिट जो बाकी 7 यूनिट जो बेचे हैं उनके ऊपर से हमने हिसाब लगाना है। पहले 5 यूनिट्स कितने के, कौन सा फाइफो लगा रहे हैं, तो ये जो एंड वाला पहले मेथड है वो कितना आएगा, 5 यूनिट का कितना आएगा, पूरा रेट आ जाएगा। बाकी बच गए 3, क्योंकि 8 यूनिट हमने सेल करने थे, तो बाकी कितने आ गए, 3 आ गए। तो 3 को कौन सा लेंगे, उससे ऊपर वाला यूनिट ले लेंगे। तो 5 में से 3 के ऊपर ये वाला 5 वाला यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद वेटेड एवरेज के लिए क्या होता था, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट परचेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट इन्वेंट्री। अब इनकी ना वैल्यू पुट कर देनी है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 जो पहले यूनिट थे, प्लस ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, टोटल कितने थे 15 थे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जितने एंड पे बच गए वो कितने 8 है। तो इन सब को आपने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में फ़र्क देख लो कि फाइफो से किया तो क्या आया है और वेटेड एवरेज से आया तो क्या किया। ओपनिंग, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे प्रैक्टिस 15.7, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 400 यूनिट है, ₹4 ईच का, परचेज 1000 यूनिट एट 5 ईच, सेल 700 यूनिट एट ₹12 ईच, परचेज 12 यूनिट, यानी कि ये कुछ चीज़ें सेल की हैं और कुछ हमने परचेज की हैं। एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यूनिट पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम से करना है हमने। उसके सबसे पहले देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 400 यूनिट्स की है। एक पेज है ना हमारा आगे आ गया, पहले पीछे वाला कर लें, 2 पेज आगे हो गए थे। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज, रिकॉर्ड इन्वेंट्री, देयर आर 2, ये आपके एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। 2 तरह के मेथड होते हैं अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के। एक कौन सा होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा होता है, अंडर दिस सिस्टम कंप्लीट
एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम मेंटेन्ड परपेचुअली। तो क्या कहता है, जितनी भी एक भी इन्वेंट्री आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी एक इन्वेंट्री के साथ कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। चाहे वो मंथली रख रहे हैं, क्वार्टरली रखते हैं, एनुअली रख रहे हैं, साथ साथ हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाया जाता है। रिकॉर्ड यूज्ड इन नॉर्मली किसके साथ बनाया जाता है, स्टोर लेजर कार्ड बनाता है। ठीक है, कहाँ ये रिकॉर्ड लिखा जाता है, स्टोर लेजर कार्ड के अंदर। और उसकी रसीद या जो भी इशू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, साथ साथ ही क्रोनोलॉजिकल उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसकी जब इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री परचेज। वैसे नॉर्मली जब परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो तो इन्वेंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। जब इशू करेंगे या यूज़ करेंगे या सेल करेंगे तब इन्वेंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन अकाउंट डेबिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो हमसे अब डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के, इट प्रोटेक्ट्स मटेरियल फ्रॉम द थेफ्ट और लॉस, थेफ्ट और लॉस होने से बच जाती हैं चीज़ें। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉइलेज से बच जाती हैं। और इन्वेंट्री लेवल्स कैन बी डिटरमाइंड एंड ऑब्जर्व, क्योंकि एक एक इन्वेंट्री के लिहाज से साथ साथ सारा रिकॉर्डिंग की जाती है। इट सर्व्स एज अ मॉडल चेक, इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना बड़ा टफ काम है और बड़ा कॉस्टली भी होता है। Complex calculation are required, sufficient technical knowledge is required। दूसरा स्टूडेंट कौन सा मेथड है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और फिजिकल सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दैट सिस्टम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर यह बनाई जाती है थ्रू अ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री स्टोर वेयर हाउस। अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन टू अकाउंट फॉर डे टू डे मूवमेंट इन इन्वेंट्री। ये दोनों का फ़र्क याद रख लो कि ये सिर्फ कब बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और वो जब मर्जी वो बना सकते हैं। इसकी परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ऑन इशू कंजप्शन, स्टूडेंट ये हमने MCQs के लिए याद रखना है। ऑन इशू कंजप्शन या सेल ऑफ इन्वेंट्री, नो काउंटिंग एंट्री इज पास्ड टू रिकॉर्ड सच इशू इन सेल बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसका एंट्री इन्वेंट्री के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, इसलिए ये आपने याद रखना है कि कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी पीरियोडिक इन्वेंट्री के अंदर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, ओपनिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। आगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये आम जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है ना वो वाला है। इट इज़ वेरी चीप, नो जो उसके एडवांटेज थे वो इससे आपके कुछ इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, जो कुछ उसके डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज बन जाएंगे। नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, इट डज नॉट प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस, नो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज और एंड स्पॉइलेज, इन्वेंट्री लेवल कैन नॉट बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व, इट डज नॉट हेल्प द highlighted slow moving and obsolete inventory, it does not help in frequent physical counting। आगे अकाउंटिंग फॉर एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस परपेचुअल के अंदर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। और पीरियोडिक के अंदर वो सेम ही है, पीरियोडिक लॉस एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। नॉर्मल लॉस की एंट्री आपने याद रखनी है, परपेचुअल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, लेकिन नो काउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जो छोटे मोटे लॉसेस वगैरह वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी एंट्री नहीं की जाती। याद रखने को वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही आ जाती है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए से कवर हो जाते हैं। वेयर एज नॉर्मल लॉसेज आर जनरली एक्सपेक्टेड, वो तो पता ही होते हैं, वो होने ही होते हैं, इसलिए उसका कोई लिंक नहीं होता।